Hi guys, this is Amore and now I'm going to tell you vocabulary from editorial of the Hindu. Date is 8 जनवरी 2023 और आज संडे भी है तो संडे वाले दिन हम कुछ स्पेशल करते हैं। मैं आपको बता दूं एरर के मैंने लिए हैं 5 क्वेश्चंस जो PYQ पर बेस्ड हैं, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। दूसरा मैंने लिया है पैराजम्बल का भी क्वेश्चन, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, इसको सॉल्व करने का जो मैंने अप्रोच बताया है वो ट्रिक बेस्ड है, यानी कि उसमें ट्रिक लगानी पड़ेगी आपको और वो ट्रिक जो है ना आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, बीच में मैं आपको बताने वाला हूँ जब मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और आज का जो एडिटोरियल है वो है ओवरली डिफरेंशियल, यानी ओवरली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, लिख देता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। आज पेशेंस के साथ करेंगे क्योंकि आज संडे है। डिफरेंशियल का मतलब होता है सम्मानीय। अब बताइए सम्मानीय, अच्छा ये है आपका एल बाई, तो एल बाई क्या होता है? एडवर्ब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। मैं इसको अगर मैं रब करूं तो ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या होता है? एडवर्ब। और ये क्या हो गया? तो फिर एडजेक्टिव भी होगा ओबियसली। TIAL डिफरेंशियल मतलब सम्मानीय तौर पे है, ठीक है। अच्छा ये है क्या कि ओवरली यानी ज़्यादा सम्मानीय, बहुत ज़्यादा सम्मानीय। क्यों? अब देखते हैं क्या किस लिए। ये ऐसा लग रहा है कि टाइटल को पढ़ते ही कि सरकाज़्म कर रहा है, ठीक है, ताना मार रहा है। वाइल अपहोल्डिंग मतलब जबकि अपहोल्डिंग का मतलब ठहराते हुए। क्या? डिमोनेटाइजेशन का मतलब नोटबंदी। क्या मतलब होता है? नोटबंदी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट फेल्ड, सुप्रीम कोर्ट असफल रहा। टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, कि गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराने में सुप्रीम कोर्ट असफल रहा, मतलब उसने नहीं ठहराया। सिंपल सी बात ये, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को जिसने डिमोनेटाइजेशन किया था, ठीक है, नोटबंदी करी थी, यानी नोट बंद कर दिए थे सन 2016 में मोदी सरकार ने, उसका डिसीजन जो था सुप्रीम कोर्ट ने उसको करेक्ट माना, सही माना, यानी गलत नहीं ठहराया। यही कहने का मतलब है। तो टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो, ठीक है। अब चलते हैं बुकैब पर, क्योंकि बुकैब पहले हो जाए तो बहुत ही बेटर है, ठीक है। तो आज का फर्स्ट बुकैब मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट बुकैब की, डिफरेंशियल का मतलब होता है सम्मानपूर्ण या श्रद्धापूर्ण, रिगार्डफुल या डिफरेंट, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है? इसके सिनोनिम है। क्लियर है? दूसरा है इंटरवेंशन, ये नाउन हो गया। TION वाले ज़्यादातर नाउन ही मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। क्या मिलेंगे? नाउन। तो इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना, व्यवधान डालना या व्यवधान। ट्रीटमेंट, इंटरपोजिशन, ये दोनों ही इसके क्या है? सिनोनिम है। मैं लिख देता हूँ। क्लियर? पल्पेबली एडवर्ब हो गया LYA, स्पष्ट रूप से। शी वॉज पल्पेबली नर्वस, यानी कि अगर इसका देखो मुझे सिनोनिम नहीं पता था और ना ही मुझे मिल पाया तो मैंने क्या लिखा, ठीक है। नॉर्मल वैसे अगर लिखेंगे तो क्लियरली लिखा जा सकता है, लेकिन नॉर्मली मैंने सोचा क्यों ना इसका एग्जाम्पल दे दिया जाए ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ आए। तो शी वॉज पल्पेबली नर्वस, वो स्पष्ट रूप से क्या दिख रही थी? नर्वस दिख रही थी या नर्वस थी, क्लियरली, बिल्कुल साफ साफ, ठीक है। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमाना। बेस्ड ऑन और सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल, यानी कि किसी पर, किसी इंडिविजुअल, किसी एक व्यक्ति की भी वही मनमानी हो सकती है या उसी से संबंधित है तो वो मनमानी करेगा, मन से करेगा तो वो मनमानी हो गया, सिंपल सी बात। क्लियर है? और हाँ, इसकी अगर PDF चाहिए आपको, क्या चाहिए? PDF, तो नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलने वाला है, वहाँ जाइए, ठीक है, वहाँ से सारी PDF आप ले सकते हैं। पेटेंटली का मतलब होता है स्पष्ट तौर पे, ठीक है, ये भी एडवर्ब हो गया। अपेरेंटली और एविडेंटली, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? सिनोनिम हो गए, ठीक है। एंडोर्समेंट का मतलब होता है समर्थन यानी कि सपोर्ट। क्लियर? फ्लॉ का मतलब त्रुटि, दोष युक्त होना, ब्लैमिश, डिफेक्ट यानी कि फॉल्ट, ये सभी क्या हो गए? इसके सिनोनिम हो गए। क्लियर? बहुत आसान तरीके, बहुत मज़ा आने वाला है आज। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है परिणाम के अनुसार या मात्रा में या संबंधी, यानी परिणाम के संबंधी। रिलेटिंग टू द मेजरमेंट ऑफ, यानी किसी को जब हम मेजरमेंट करते हैं, नापते तोलते हैं, तो उसकी बात हो रही है। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, इनफ या इक्वल या इनफ, ठीक है, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। डिस्ट्रेसिंग का मतलब परेशान, दुखद या डिप्लोरेबल बोल सकते हो, जिसको हम घृणित बोलते हैं, जिससे दुखी हो जाते हैं। लेमेंटेबल का मतलब भी क्या होता है? दुखद या परेशान। पिटीफुल, ये भी दोनों सबके सब एडजेक्टिव हैं ये। एनॉर्मस का मतलब बहुत
या अत्यंत या ट्रिमेंडस, ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो गया। इसका मीनिंग बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। एंटेल का मतलब होता है के लिए आवश्यक होना, क्या होना, अपरिहार्य, जिसको हम गिव अप नहीं कर सकते, यानी कि फीटेल, इम्प्लीकेट, ये सब के सब क्या हो गए, दोनों के सिनोनिम हो गए एंटेल के। साइट का मतलब उल्लेख करना, प्रमाण देना या एड्यूस या मेंशन करना, ये सब के सब क्या हैं, साइट के सिनोनिम है। अगर मैं बिसाइड ब्रश असाइड की बात करूं, अब उपेक्षा करना, नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना, पुश असाइड, यानी किसी को क्या कर देना, इग्नोर मार देना, ठीक है, वो ब्रश असाइड कहलाता है। ठीक है, अनअर्थिंग का मतलब खोज कर निकालना, पता लगाना, या एक्सकेवेट, एक्सकेवेट का मतलब होता है जमीन से कोई चीज़ खोदो, बाहर निकाल दो, तो वो एक्सकेवेट हो गया। ब्रिंग टू लाइट या उजागर करना, मैं लिख देता हूँ, उजागर करना या सामने लाना, बात एक ही है। होर्ड का मतलब जमा करना, संचय करना, पाइलअप, इसका सिनोनिम हो सकता है रोल अप, हो सकता है हाइव, हो सकता है। ये ध्यान देना, जितने भी मैं सिनोनिम बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे वर्ड है द हिंदू के, इसका कहना ही क्या है, मतलब पूछी जाती है, वो आप पर डिपेंड है कि आप कितना से पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है। अगर आप पढ़ेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। नेक्सस, नेक्सस देखें, इसका मीनिंग होता है साठ गांठ, यानी कि किसी से क्या करना, साठ गांठ कर लेना, मिली भगत कर लेना, लिंक कनेक्शन बना लेना बिटवीन, ठीक है, कनेक्शन बिटवीन हो सकता है। इंट्रूसिव का मतलब होता है दखल देने वाला या हस्तक्षेप करने वाला, टेंडिंग टू इंट्रूड या थ्रस्टिंग इनवर्ड, क्लियर है। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल, विपरीत या कंट्रेरी या इनऑस्पिशियस। एडवर्स सिचुएशन होती है ना, विपरीत स्थिति होती है, ठीक है। एंटिसिपेट का मतलब तो उम्मीद रखना, पूर्वानुमान करना, एक्सपेक्ट करना या फोरसी, यानी कि पहले से ही अनुमान लगा लेना कि ऐसा ऐसा होने वाला है। रियूनस एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि रियूनस का मतलब होता है नष्ट, विनाशकारी, उजड़ा हुआ, कैटास्ट्रॉफिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ठीक है, रियूनस भी है वैसे। ब्लास्टिंग, एक्सटिंग्विशिंग, ये भी एडवर्ब है। बुझना, ये वर्ब हो जाएगी, ठीक है, दोनों के रूप में काम करेगा। बुझना, मंद हो जाना, डू अवे विद, एलिमिनेट, गेट रिड ऑफ, ठीक है। डू अवे विद जो है एक फ्रेजल वर्ब है, क्या ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि डू अवे विद फ्राइडे को जो आता है एडिटोरियल, या फ्राइडे को जो मेन ऑडिटोरियल यानी कि फ्रंट पेज पे होता है बीच में, तो उसमें डू अवे विद लिखा आता है मोस्टली, यानी कि इसको छोड़ करके, क्योंकि वहाँ पर लोग अपनी अपनी राय देते हैं जब क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो वो ऐसे। और ये पेपर में है ना बहुत बार पूछा गया है, आप देखिए उठा के प्रीवियस ईयर की बुक, ठीक है। इमेंस का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, या ह्यूज या वास्ट। हीप ऑन का मतलब टू गिव समवन अ लॉट ऑफ समथिंग, कुछ ना कुछ ज़्यादा देना किसी को, या जैसे कि एडवाइस दे देना या प्राइस दे देना, मोर देन दे कैन हैंडल, यानी कि जितना वो हैंडल कर पाए उससे ज़्यादा दे दें, उसे हीप ऑन बोलते हैं। एक होता है हीप अप, हीप अप इसका मतलब होता है कलेक्ट करना, ठीक है, यानी इकट्ठा करना, ठीक है, तो वो भी हो गया, वो अलग सेंस में आता है। कंसोलेशन का मतलब दिलासा, तसल्ली या सोलेस या कंफर्ट, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी बुकैब आज की। तो अब चलते हैं, क्या एरर कर लें, चलो एरर कर लेते हैं, फिर एरर के बाद एडिटोरियल पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ही इत्मीनान से पढ़ेंगे, सही से पढ़ना है, क्लियर। बिसाइड राइटिंग इज माई हॉबी, यानी कि अब सेंस क्या कहना चाह रहा है कि मेरी जो राइटिंग हॉबी है, इसके अलावा आई हैड आइडियाज़, मेरे पास आइडियाज़ थे फॉर अ कपल ऑफ शॉर्ट, ठीक है, स्टोरीज की, छोटी छोटी स्टोरीज के भी मेरे पास आइडिया थे। डैट नीडिड फर्दर थॉट, जिसकी मुझे आगे सोचने की ज़रूरत थी, फर्दर मतलब आगे। अच्छा, के अलावा सेंस आ रहा है ना, राइटिंग के अलावा शॉर्ट स्टोरी लिखने के उसके पास आइडियाज़ थे। अब बताओ, बिसाइड का मतलब तो बगल में होता है, यानी कि नेक्स्ट टू होता है, क्या होता है, मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट टू, इसका मतलब पास में होना, क्या होना, पास में होना, ठीक है। लेकिन बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, तो ओबियसली यहाँ पे एस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, एस आएगा तभी तो करेक्ट होगा सेंटेंस, यानी कि एरर जो है आपके फर्स्ट पार्ट में, क्लियर है। ही रिकमेंडेड, उसने रिकमेंड किया, माई केस विद द सुपरवाइजर के साथ उसने मेरा जो केस था वो क्या किया, उसने रिकमेंड किया,
ठीक है। देखिए फिर विद द सुपरवाइजर, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे जो एरर है वो प्रीपोजिशन का, पूछो क्यों। ही रिकमेंडेड, पास्ट इंडेफिनिट में कोई दिक्कत नहीं है, उसने रिकमेंड किया था माई केस टू द सुपरवाइजर, ठीक है। माई केस टू, रिकमेंडेड टू होता है, हमेशा रिकमेंड के बाद प्रीपोजिशन टू आती है, ना कि विद, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे एग्री विद होता है, एंग्री विद होता है, मैं लिख देता हूँ एंग्री विद हो गया, किसी पर्सन से नाराज है, ठीक है, एंग्री विद। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, विद आएगा, लेकिन ठीक वैसे ही ये वाली एंग्री विद प्रीपोजिशन लेता है, ठीक वैसे ही रिकमेंड क्या ले, रिकमेंड टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर क्या है, प्रीपोजिशन का है। ये एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। अब चलो मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। हर नॉलेज इन इंग्लिश, जो उसकी जो नॉलेज है इंग्लिश में, गिव्स हर ग्रेट एडवांटेज ओवर मी, ठीक है। उसकी जो इंग्लिश नॉलेज है, इंग्लिश की जो नॉलेज है उसकी, मुझे बहुत फायदा, उसे बहुत फ़ायदा करती है, ठीक है। अब देखें इसमें एरर क्या है, मैं आपको बता दूं, सोचने वाली बात यह है, हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उसकी इंग्लिश की नॉलेज, हम हिंदी में भी तो बोल रहे हैं कि उसकी इंग्लिश की जो नॉलेज है ना बहुत फ़ायदा करती है, ठीक है। समझ में आया, उसकी जो नॉलेज है बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो अब तो एरर तो इसी में ही है, ठीक है। गिव हर, उसे देती है ग्रेट एडवांटेज, बहुत बड़ा फ़ायदा, ओवर मी, ठीक है, मेरे से भी ज़्यादा, ठीक है, उसे बहुत बड़ा फ़ायदा करती है क्योंकि उसे इंग्लिश में नॉलेज है, इसीलिए। क्लियर हो गया। ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इन्वाइट मी, अब इसमें मैं बता दूँ, ही वॉज वेरी, अच्छा जब भी देखो आप एक साथ काम कर सकते हो, वेरी काइंड लगा सकते हो, वेरी काइंड का मतलब बहुत दयालु तरीके से। दूसरा है, या फिर केवल वेरी इनफ लगा सकते हो, वो भी चल जाएगा। ENOUGH, ठीक है। क्लियर है। यानी कि रुको, वेरी काइंड या काइंड इनफ लगा दो, ऐसा करो, हाँ ये ठीक है। मैं आपको बता दूं कि काइंड इनफ आ सकता है क्योंकि ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों को काम करता है, ठीक है, और ये भी एडजेक्टिव को काम करते हैं। लेकिन एक मैं आपको बता दूं कि जो वेरी शब्द है, ठीक है, केवल काइंड और इनफ दोनों को लेकर के साथ में आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये गलत सेंस हो जाएगा, क्लियर सेंस नहीं होगा, ऐसा लगेगा बहुत एग्जैजरेट कर रहे हो। अच्छा ऐसा क्यों, मैं ये भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि ही वॉज वेरी काइंड इनफ, मतलब काइंड पर्याप्त मात्रा, इनफ का मतलब पर्याप्त मात्रा में जितनी ज़रूरत है उतनी रिक्वायर्ड है उतना ही है, और काइंड भी है जितना ज़रूरत है उतना ही काइंड है, फिर उससे भी ज़्यादा की ज़रूरत क्या है, सेंस एग्जैजरेशन हो रही नहीं हो रही इसमें। तो इसीलिए ये जो एरर है वो यहाँ पे सेंस का है, यानी कि ये वाला। अगर ये चीज़ आपने एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों की समझ आने लगती है, ठीक है। तो इसमें एरर जो है सेकंड पार्ट में। क्लियर हो गया। मैं इसको तीनों को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप आसानी से एरर को भी समझ पाएँ। फर्स्ट पार्ट में है, इसमें केस वाले में हो गया, और आपका हाँ इसमें फर्स्ट पार्ट में हो गया एरर, और इसमें सेकंड पार्ट में हो गया। क्लियर है। अब लास्ट वाला और पढ़ लेते हैं, एक क्वेश्चन पैरा जंबल करेंगे लास्ट में, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट्स, पुलिस की जो रिपोर्ट है, क्लेम, वो दावा करती है डैट सब्सटेंशियल सीजर, बहुत बड़ा क्या किया, जब्त जो किया है, ऑफ कोकीन, कोकीन को बहुत बड़ी मात्रा में क्या किया है, जब्त किया है। अच्छा एक बात बताओ, जब भी मात्रा आ जाती है, ठीक है, क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, तो क्वांटिटी जब आती तो उसे हम तोलेंगे, अगर तोलेंगे तो तोलने पर होगा क्या, वो हम सिंगुलर काउंट करते हैं, क्या करते हैं, सिंगुलर काउंट। अच्छा ये बात पता चलेगी, आगे देखते हैं। हैव बीन मेड इन द लास्ट 2 मंथ, ठीक है, पिछले 2 महीने में जो हमने सीजर किया वो बहुत बड़ी मात्रा में कोकीन, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ड्रग है एक तरीके का, उसको क्या है, जब्त किया पुलिस ने, ऐसा उनका दावा है। तो ये सब्जेक्ट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये नरेशन में बना हुआ है, ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म में। अगर इनडायरेक्ट फॉर्म में बना हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब, फिर कंजंक्शन, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। तो ये कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, आना चाहिए नहीं चाहिए। तो इस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ कब समझ में आएगी आपको, डेवलप होगी माइंड में, वो तब डेवलप होगी जब आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे इसे, ठीक है। क्लियर है। तो
इसमें भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस वाले एरर को, इस वाले में एरर है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गए आपके एरर। अब पहले पढ़ लेते हैं एडिटोरियल, उसके बाद करने वाले हैं पैराजंबल। पैराजंबल की जो ट्रिक है ना बहुत बेहतरीन है। यहाँ से देखिए ओवरली मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा बोल सकते हो और बहुत ज़्यादा भी बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। डिफरेंशियल का मतलब होता है सम्मानीय, श्रद्धापूर्ण, मैं लिख देता हूँ ऐसे लिखा जाएगा श्रद्धापूर्ण। ठीक है, दा बनेगा, मैं दोबारा मिटा के लिख देता हूँ। ठीक है, श्रद्धापूर्ण मतलब जब, अब एक बात आइए, अगर TIA लिखा हुआ है, ज़्यादातर इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। तो ओबियसली ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, यानी कि ज़्यादा ही सम्मानीय। क्लियर हो गया। तो इसे मैं करता हूँ रब। अब मैं आगे बताता हूँ आप लोगों को, ये टाइटल तो एकदम क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। वाइल, ठीक है, वाइल अपहोल्डिंग, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आती है वो ING फॉर्म में आती है। क्लियर। वाइल अपहोल्डिंग, सही ठहराते हुए। डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है नोटबंदी, यानी नोट को बंद करना। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट फेल्ड, सुप्रीम कोर्ट क्या रहा, असफल रहा, टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, कि अगर मान लीजिए उसे तो सही ठहरा दिया, अगर वो ये कहता है कि तुम गलत कर रहे हो तो उसको जिम्मेदार ठहराना, यानी कि जो जो गलत किया गया है, सही से नहीं किया गया प्रोसेस डिमोनेटाइजेशन का, उसमें सुप्रीम कोर्ट फेल रहा, उस पर दोषी ठहराने में गवर्नमेंट को। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ही क्या किया था, ये डिसीजन दिया था नोटबंदी का। तो क्लियर हो गया। सुप्रीम कोर्ट फेल, सुप्रीम कोर्ट अगर सब्जेक्ट है, यहाँ देख लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, तो क्या हो गया, फेल उसकी वर्ब होगी, और ये पास्ट इंडेफिनिट में है। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपको दिक्कत होती है कि वर्ब सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। देखो सुप्रीम कोर्ट, ध्यान देना कि जब भी डेथ आती है, क्या आती है, डेथ आती है, वो एक कॉज लेके आती है, एक कारण लेके आती है। बिना कारण की डेथ कभी होती नहीं, फिर चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, बीमारी रही हो, बूढ़े हो गए, कुछ भी हुआ हो, तभी डेथ आती है। ठीक वैसे ही जो थर्ड फॉर्म आती है वो हेल्पिंग वर्ब लेके आती है। क्या लेके आती है, हेल्पिंग वर्ब लेके आती है। मैं फिर से लिख देता हूँ, थर्ड फॉर्म हमेशा B3 जब आएगी वो हेल्पिंग वर्ब लेके आएगी। क्लियर है। अब क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है बीच में, इज, आर, एम, वॉज, वर, नहीं है ना, हैज, हैव नहीं है, तो ये थर्ड फॉर्म तो हो नहीं सकती। अच्छा फर्स्ट है नहीं, क्योंकि फेल होता है फर्स्ट तो हम जल्दी पहचान लेते हैं। जब फर्स्ट है नहीं, सेकंड नहीं है, तो फिर थर्ड, तो वो थर्ड नहीं है तो सेकंड तो बची नहीं बची, यानी सेकंड कहाँ यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट में। ऐसे आप पता लगा सकते हो। ठीक है, एलिमिनेट करके। सुप्रीम कोर्ट फेल्ड टू होल्ड द अकाउंटेबल, जिम्मेदार ठहराने में किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब आगे देखिए, इट इज एन ऑफ रिपीटेड ऑफ, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू दैट कोर्ट्स मस्ट डेफर द इलेक्टेड गवर्नमेंट जजमेंट इन मैटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ ओवर हुआ। हम एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। ठीक है, इट इज एन ऑफ्टेन होता है, वैसे ऑफन बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ऑफन रिपीटेड, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। क्या, जुडिशियल व्यू, जुडिशियल का जो व्यू है यानी कि न्यायालय का, डैट की कोर्ट मस्ट डेफर, कोर्ट को हमेशा क्या करना चाहिए, टाल देना चाहिए। ठीक है, या मान लेनी चाहिए क्या चीज़, टू इलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है, इलेक्टेड गवर्नमेंट जजमेंट की जो चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड मतलब चुनी हुई, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया, चुनी हुई सरकार है, उसके जो डिसीजन है यानी कि जजमेंट है, निर्णय है, इन मैटर ऑफ इकोनॉमिक, विशेष तौर पे हम इकोनॉमिक की बात करें, सोशल पॉलिसीज़ की बात करें, उसमें हमेशा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसकी बात को ही मानता है, गवर्नमेंट की बात को, या गवर्नमेंट की नीतियों को जो बोला गया है उसको ही सही ठहराता है वो सुप्रीम कोर्ट। और सही भी है, क्योंकि वही चीज़ जो नीचे से ज़मीनी स्तर पर सरकार चुन के आई, तो वो उसके लिए पॉलिसी अच्छी बना सकती है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, देयर इंटरवेंशन आर यूजुअली लिमिटेड इंस्टांसेस वेयर द एग्जीक्यूटिव डिसीजन आर पल्पेबली आर्बिट्रेरी और पेटेंटली इलीगल। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ ओवर हुआ। यहाँ देखिए, देयर इंटरवेंशंस, इंटरवेंशन TION हो गया, नाउन हो गया, यानी कि अब देयर पॉसेसिव किस हो गया। देखो नाउन को तीन चीज़ें क्वालिफाई कर सकती हैं,
मैं लिख देता हूँ, एक तो आर्टिकल हो गया और एक एडजेक्टिव हो गया और एक पसेसिव केस हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें क्वालिफाई करती है नाउन को। तो पसेसिव केस है ये। देयर इंटरवेंशन, उनकी दखलंदाजी, आर यूजुअली, जो सामान्यतः लिमिटेड, कोर्ट की जो दखलंदाजी रहती है सरकार की डिसीजंस में वो यूजुअली लिमिटेड रहती है। टू इंस्टांस में उदाहरण के तौर पे देखें, वेयर एग्जीक्यूटिव्स, जो एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो ऑफिसर वगैरह हैं, ठीक है, जो उसको लागू करते हैं डिसीजन को, यानी कि सरकार की पॉलिसी को। वेयर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, एग्जीक्यूटिव के जो डिसीजन होते हैं आर पल्पेबली आर्बिट्रेरी, मनमाने तो हो सकते हैं, पल्पेबली मतलब स्पष्ट रूप से। ठीक है, ये क्या है, एडवर्ब है। और पेटेंटली इलीगल, ध्यान देना ये क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि एल्बाई है तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब ये भी क्या है, एडजेक्टिव, और ये नाउन। कैसे हैं वो, चाहे वो अगर स्पष्ट रूप से इलीगल हैं तो उसमें दखलंदाजी करता है, लेकिन उसमें भी लिमिटेड रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पॉलिसी बनाई जाती है वो जनता को सोच करके बनाई जाती है। अगर उसमें हर कोई कोर्ट में, अगर कोर्ट जाने लगे, इंटरवेन करने लगे, तो सरकार अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। इन दिस बैकड्रॉप इट इज़ नो सरप्राइज the 4 or 5 judges on a constitution bench of Supreme Court deferred to the government's wisdom and dramatically announcing the move on November 8, 2016 demonetization और 501,000 note that were, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो, that were then, उस समय, in circulation। अब सेंटेंस इतना बड़ा है, अब एक एक चीज़ करके हम समझते हैं। इन दिस बैकड्रॉप, इन दिस बैकड्रॉप का मतलब हुआ कि इसकी पृष्ठभूमि देखें, अगर हम इसका देखें, बैकग्राउंड देखें, इट इज़ नो सरप्राइज, कुछ चौंकाने वाली बात नहीं है, डैट की 4 of 5 जजेस, कितने, 5 जजों में से 4 जज ऑन आ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संवैधानिक बेंच और सुप्रीम कोर्ट, डेफर, ये मान लेते हैं या टाल देते हैं। अब मान, जैसे कि किसी की सहमति व्यक्त कर देना, जैसे कि मान लीजिए आपने डिसीजन लिया, आपने अपने अकॉर्डिंग लिया, तो मैं इसे मान ही लूँगा, क्या करूँगा मैं, ठीक है। या अब मेरे ऊपर कोई बात आएगी तो मैं हटा दूंगा, टाल दूंगा उसे कि इसे नहीं कर रहे, तो डेफर का मतलब टाल देना, ठीक है। टू द गवर्नमेंट्स विजडम, गवर्नमेंट का विजडम है, उनकी बुद्धिमत्ता है। इन ड्रामेटिकली, यानी नाटकीय तरीके से। अनाउंसिंग, जो अनाउंस किया था, क्या किया था, आडंबरशाली करके उन्होंने अनाउंस कर दिया था ऑन नवंबर 8, 2016, 8 नवंबर 2016 की बात है। डिमोनेटाइजेशन ऑल 500, कितने, सभी 500 एंड 1000 नोट्स, ठीक है, दैट व, जो थे उस समय, देन का मतलब उस समय, इन सर्कुलेशन, जो उस समय सर्कुलेशन में थे, उनको डिमोनेटाइज कर दिया, बंद कर दिया। क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। सेंटेंस एकदम क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव करते हैं। वैसे आपको अगर आधा घंटा देते हो ना मुझे, तो मैं बता रहा हूँ, आई एम श्योर कि आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। द स्कोप ऑफ जुडिशियली इंटरवेंशन वॉज ओनली टू एग्जामिन द डिसीजन मेकिंग, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ ताकि आपको विजिबल हो, प्रोसेस, बट द मेजॉरिटी हैज़ गिवन इट्स अनक्रिटिकल एंडोर्समेंट टू द प्रोसेस, टर्मिंग इट टू बी फ्री ऑफ लॉ। सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ ओवर हुआ, ठीक है। अब एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। द स्कोप ऑफ, स्कोप का मतलब होता है इसका काम करने का काफ़ी जगह होना, ठीक है। स्कोप या दायरा बोल सकते हो, एक वर्ड में बोलोगे तो। द स्कोप ऑफ जुडिशियली इंटरवेंशन, जो जुडिशियली न्यायालय का इंटरवेंशन यानी दखलंदाजी करने का जो स्कोप है, ठीक है, वॉज ओनली टू एग्जामिन, उसका ये था कि हम एग्जामिन करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। द डिसीजन मेकिंग, कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस था, किस तरह से आपने डिसीजन लिया नोटबंदी का, उसको। लेकिन मेजॉरिटी, ज़्यादातर लोग, ठीक है, ज़्यादातर लोग मतलब जजों की बात हो रही है, मेजॉरिटी यानी कि जो 5 जज बैठे हुए थे, 5 में से 4 लोगों ने, हैज़ गिवन इट्स अनक्रिटिकल एंडोर्समेंट, बिना किसी आलोचना के उन्हें सपोर्ट किया उस डिसीजन को, नोटबंदी के, ठीक है। टू द प्रोसेस, कि जिस हिसाब से जिस प्रोसेस से उन्होंने डिसीजन लिया था, उस हिसाब से जजों ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिंग इट टू बी फ्री ऑफ लॉ, और उन्होंने टर्म कर दिया, क्या कर दिया, किसने, जजों ने, ठीक है, या फिर मेजॉरिटी ने बोला कि टर्मिंग, वो कह रहे थे कि इट टू बी फ्री ऑफ फ्लॉ, फ्लॉ का मतलब तो मिस्टेक, दोष, किसी भी दोष नहीं है इसमें, बिल्कुल जो डिसीजन लिया गया वो ठीक तरीके से लिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 जजों ने ऐसा
एक्सेप्ट किया या मान लिया। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं, ध्यान से समझना। इट हैज़ अपहेल्ड द गवर्नमेंट्स पावर टू डिमोनेटाइजेशन नोट विदाउट क्वांटिटेटिव restrictions and accepted the claim that there was adequate consultation between union government which initiated the proposal, जिसने proposal start किया, and the Reserve Bank of India। अब ध्यान से सुनना, सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे ओवर हुआ है। मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इट हैज़ है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी तो थर्ड फॉर्म आएगी। ध्यान देना, डेथ है, कॉज है तभी है, कॉज नहीं है तो डेथ भी नहीं है। ऐसे ही थर्ड हेल्पिंग वर्ब है तो थर्ड फॉर्म है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इट हैज़ अपहेल्ड द गवर्नमेंट्स डिसीजन, गवर्नमेंट्स पावर, उन्होंने सही ठहराया क्या, गवर्नमेंट के पावर को टू डिमोनेटाइजेशन मतलब नोट बंद कर दिया था, नोट विदाउट क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है परिणाम संबंधित, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब पाबंदियाँ। ठीक है, एक्सेप्टेड स्वीकार की। ठीक है, क्लेम ये दावा को, डैट देयर वाज एडिक्वेट कंसल्टेशन, फिर इन्होंने बताया कि हमने प्रॉपर तरीके से क्या किया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाए थे जिससे एक्सेप्ट कर लिए इस दावे को कि हमने कंसल्टेशन किया किसके साथ, बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट विच इनिशिएटेड जिसने शुरू किया था क्या, द प्रपोजल किस चीज़ का, नोटबंदी का, एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उन्होंने ये बोला कि हमने ऐसे ही नोटबंदी नहीं कर दी, नोटबंदी करने के लिए हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में कंसल्टेशन मतलब सुझाव लिए थे। किसने यह सुझाव एक दूसरे को दिए गए थे, यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। जब ऐसा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ गई तो कोई फिर क्या गलत हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट गया उसको गलत ठहरा देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी वित्त से पैसे से संबंधित तो काम तो आरबीआई के रहते हैं। अब उसमें थोड़ी कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इतने नॉलेज अर्थशास्त्री बैठे हुए अच्छे। आगे देखिए, व्हाट माइट सीम distressing about the majority verdict is that it has made light of enormous suffering of the people that demonetization entail। ये क्या कहना चाह रहा है, what might seem ऐसा क्या प्रतीत होता है, distressing मतलब दुख वाला, about the majority ज़्यादातर लोगों को जो verdict आया था, decision आया था, is that it has made light द इनॉर्मस, इसने बना दिया था प्रभाव, लाइट का मतलब यहाँ प्रभाव डालने से, प्रभाव डाल दिया था, क्या डाल दिया था, सफरिंग, जिससे कि लोग क्या हो परेशान हो गए थे, ऑफ द पीपल डेट डिमोनेटाइजेशन एंटिल का मतलब होता है जरूरी। ठीक है, अपरिहार मतलब होना ही है। जब नोटबंदी होगी तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर लोग को सफरिंग होगी, और ज़्यादातर का मतलब है इनॉर्मस मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सभी लोगों को क्या हो गई थी, परेशानी हो गई थी। ये तो तय था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखिए, वाइल देयर आर ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, रिकग्नाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ हार्डशिप, द डिमोनेटाइजेशन मे हैव अल्टीमेटली बीन फेलियर, दीज आर लिमिटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट टू से नीदर इंडिविजुअल सफरिंग नॉर एरर्स ऑफ जजमेंट कैन बी साइटेड द इनवैलिडेट द एक्शन। ठीक है, सेंटेंस भी काफ़ी बड़ा है और ध्यान से समझना। वाइल का मतलब दौरान, वाइल देयर आर ऑब्जर्वेशन कुछ निरीक्षण हैं, डेट रिकॉग्नाइज जो पहचानते हैं क्या, द पॉसिबिलिटी संभावना ऑफ हार्डशिप, हार्डशिप का मतलब पैसे की तंगी होना। कुछ ऑब्जर्वेशन है जिन्होंने ये पहचाना कि हार्डशिप डेट डिमोनेटाइजेशन मे हैव अल्टीमेटली बीन फेलियर, जिससे कि क्या हुआ, अल्टीमेटली वो फेलियर रहा डिमोनेटाइजेशन करना। दीज आर लिमिटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट, ये थोड़ा सा लिमिटेड है किस संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ में, टू सेइंग कहते हैं कि नीदर इंडिविजुअल सफरिंग नॉर एरर ऑफ जजमेंट कैन बी साइटेड। ठीक है, कि दीज आर लिमिटेड बाय द कॉन्टेक्स्ट, ये कहते हुए ना तो कोई इसमें इंडिविजुअल यानी एक व्यक्ति सफरिंग ना हो, और एरर नॉर एरर, और ना तो क्या हो एरर हो किसमें, जजमेंट में, कैन बी साइटेड ऐसा उल्लेख किया, टू इनवैलिडेट द एक्शन, इसलिए दर्शाते हुए कि ये जो उन्होंने एक्शन लिया था डिमोनेटाइजेशन का ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है, इनवैलिडेट करना चाह रहे थे, लेकिन ये ठीक नहीं है। कैसे कह सकते हो, हार्डशिप तो आना तय है, ये पक्का है। जब एक चीज़ बताइए, जब नोट ही बंद कर दिया जाएगा, जिसके पास नोट की प्रॉब्लम सर्कुलेशन में नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये तो पहले से ही पता था इस चीज़ के लिए। ठीक है, आगे देखिए, मेजॉरिटी हैज ब्रश असाइड द सब्सटेंशियल आर्गुमेंट बेस्ड ऑन द
proportionality holding that the demonetization survives every test for the proportionality. There was a legitimate purpose, unearthing fake currency, hoarding the wealth, and combating the terror funding. There was a nexus between the action or objectives, and the court did not have the expertise suggest less intrusive to achieving these objectives. ठीक है, अब ध्यान देना, ये मैं क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर, हैज ब्रश असाइड, मेजॉरिटी मतलब जजों के लिए है, यहाँ पे ध्यान देना। ब्रश असाइड सब्सटेंशियली मतलब महत्वपूर्ण तौर पे, बड़े पैमाने पर ऐसा बोल सकते हैं। आर्गूमेंट बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि समानुपात में, कि उन्होंने ब्रश असाइड का मतलब नज़रअंदाज करना, हटा देना, हटा दिए जो समानुपात में, ठीक है, थे। होल्डिंग ये ठहराया डेट डिमोनेटाइजेशन सर्वाइव्स एवरी टेस्ट फॉर द प्रोपोर्शनैलिटी, उन्होंने ये बता दिया, जैसे आर्गूमेंट ये आया था कि ये हर तरीके से संगत फॉर्म में नहीं है, लेकिन जजों ने बोला, जब उन्होंने देखा, क्या देखा कि डिमोनेटाइजेशन जो सर्वाइव हुआ था, ठीक है, एवरी टेस्ट पर प्रोपोर्शनैलिटी फॉर्म में ही काम कर रहा था, मतलब हर एक चीज़ उन्होंने सही पाई थी जजों ने। दे वॉज अ लेजिटिमेट, एक लेजिटिमेट जायज़ पर्पज होना चाहिए। अनअर्थिंग जिससे कि जायज़ मतलब कानूनी तौर पे, ठीक है। अनअर्थिंग का मतलब खोद के निकाल देना। फेक करेंसी मतलब जो नकली नोट चल रहे हैं। एंड होर्डिंग मतलब इन्होंने जमा कर रखा है। वेल्थ मतलब बहुत सारा पैसा। एंड कॉम्बेटिंग मतलब जड़ रहे हैं, ठीक है, जिससे कि क्या हो, हम कॉम्बेट कर सकें, कॉम्बेटिंग कर सकें। टेरर फंडिंग की जो आतंकवाद के लिए फंडिंग हो जाती है, पैसा मिल जाता है, उसको हम जड़ से उखाड़ फेंकें। देयर वॉज अ नेक्सस, एक साठगांठ होती है बिटवीन द एक्शंस एंड ऑब्जेक्शंस। जो लोग एक्शंस करते हैं, ठीक है, टेरर करते हैं, वही लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं ऑब्जेक्टिव से, ठीक है। एंड द कोर्ट डिड नॉट हैव एक्सपर्टाइज, लेकिन कोर्ट के पास एक्सपर्टाइज नहीं होते जो सजेस्ट करें अ लेस इंट्रूसिव वे टू अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव, कि इससे भी कम हार्ड से पाए लोगों के पास परेशानियां हैं, और क्या कहते हैं वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि क्या है, होर्डिंग द मनी, होर्डिंग द वेल्थ और फेक करेंसी वाले, उसको उखाड़ फेंकें, ठीक है, अपरूट कर दें, ठीक है। इसके पास और कोई सजेशन ही नहीं था, सुप्रीम कोर्ट के पास भी ज़्यादा कहने के लिए कुछ था ही नहीं। यानी कि हर एक प्रोफेशनलिटी फॉर्म में क्या कहा गया कि जो जजमेंट था या डिसीजन था, ठीक है, सरकार का, वो एकदम करेक्ट था, ठीक है। हाउएवर, हालांकि इट डज नॉट प्रॉपरली एड्रेस द क्वेश्चन ऑन द वेदर द एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस कुड हैव बीन लिमिटेड। अब यहाँ से देखना, कुड हैव बीन लिमिटेड तक आ गया, ठीक है। अब मैं इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हाउएवर का मतलब हालांकि, इट डज नॉट प्रॉपरली एड्रेस, ये अच्छे से नहीं बताया गया, द क्वेश्चन ऑन वेदर, क्या, द एडवर्स, एडवर्स का मतलब विपरीत, कंसिक्वेंसेस का मतलब था रिजल्ट, कुड हैव बीन लिमिटेड, कि इसके जो विपरीत रिजल्ट आएंगे वो थोड़े लिमिटेड में रहेंगे, ये ज़्यादा, ये फिर कह सकते हैं कि जो रिजल्ट आने वाला है वो विपरीत रहेंगे तो, लेकिन थोड़े से रहेंगे, ऐसा नहीं ज़्यादा नहीं रहेंगे, ये बात होनी चाहिए ना। उसको इनवैलिड बोल रहे हो, किसको, डिमोनेटाइजेशन को, कि ये तरीके से इनवैलिडेशन फॉर्म में लगाया गया है, अनप्रोपोर्शनल फॉर्म में है, तो ये तो कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे परफेक्टली पाया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द कोर्ट हैड नथिंग क्रिटिकल टू से अबाउट द गवर्नमेंट फेलियर टू एंटिसिपेट द ruinous इफेक्ट ऑफ extinguishing द वैल्यू ऑफ 86% ऑफ द अवेलेबल करेंसी ऑन द इकोनॉमी, द इमेंस मिजरी एंड हीव्ड ऑन द पॉपुलेशन। अब यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यहाँ ये सेंटेंस गजब का है और गजब का क्वेश्चन पूछ रहा है। इट इज अनफॉर्चुनेट, बड़ा दुर्भाग्य बात है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, डेट द कोर्ट हैड नथिंग क्रिटिकल टू से, आलोचना के फॉर्म में कुछ कहा ही नहीं उसने, अबाउट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की फेलिंग, एंटिसिपेट अनुमान लगाना, द ruinous मतलब विनाशकारी, इफेक्ट आने, यानी कि जब नोटबंदी की गई तो विनाशकारी इफेक्ट पड़े थे, एक्सटिंग्विशिंग जो खराब हो गई थी, क्या, वैल्यू ऑफ 86% अवेलेबल करेंसी ऑन द इकोनॉमी, यानी कि 14%, 86% अवेलेबल करेंसी ऑन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में 86% करेंसी थी, ठीक है, वो और 14% आपकी फेक करेंसी और चीज़ मान लीजिए, ठीक है, जो होर्डिंग करी हुई थी, तो उसे हटा दें तो 86 तो करेंसी जो थी वो ठीक थी, ठीक है। उसमें एकदम से बंद करना तो उसके ruinous इफेक्ट आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। इमेंस का मतलब बहुत बड़े पैमाने पे, मिजरी मतलब दुख, परेशानी, हीव्ड ऑन द पॉपुलेशन, इससे सबसे बड़ी जो परेशानी हुई एकदम नोटबंदी करने से वो ये हुई कि लोग परेशान हो गए थे, मिजरी हो गई थी, किस पे, पॉपुलेशन पे, एकदम से बंद कर देना, ठीक है। और इसका कोई नुकसान नहीं था ज़्यादा बड़ा, बस ये है कि नोटबंदी करने से लोगों को परेशानी हो गई थी, ठीक है। अब आगे देखें, जस्टिस बीबी
नागरत्नाज डिसेंट, जस्टिस बीवी नागरत्ना है, उनका मतभेद था। क्या था? उन्होंने कुछ अलग सोच रहे थे। अब वो क्या सोचते हैं देखें। होल्डिंग द प्रोसेस टू बी फ्लॉ and RBI approach to be without application of mind, it is a consolation for those who want to quote to the hold the those power account। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जस्टिस बीबी नागरत्ना डिसेंट जो था, मतभेद था, विरोधी थे। 4 जजों ने तो सपोर्ट किया गवर्नमेंट को, और जो बीबी रत्ना है वो नागरत्ना, उन्होंने क्या कहा, होल्डिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस को माना कि ये इसमें थोड़ी सी गलती है। क्या? एंड आरबीआई अप्रोच, जो आरबीआई का अप्रोच है, दृष्टिकोण है, टू बी विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि हम इसे जब अप्लाई करेंगे इस डिमोनेटाइजेशन को तो क्या क्या रिजल्ट आने वाले हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली वे में करना था उन्हें काम आरबीआई को, तब ये ठीक रहता। आगे इज अ कंसोलेशन, ठीक है, उनका मतभेद यह था कि कंसोलेशन फॉर दोज, उन लोगों के लिए हु वांट टू कोर्ट, जो कोर्ट आए हैं, एंड होल्ड दोज इन पावर अकाउंट, यानी कि जो पावर में हैं, ठीक है, और जो लोग कोर्ट में आए हैं वो सारे के सारे लोग इसमें क्या है, कहीं ना कहीं दोषी हैं इस तरीके से, या जिम्मेदार हैं। दोषी तो नहीं कहेंगे, जिम्मेदार कहेंगे। इससे दूसरा मतलब ये कहना चाह रहे थे वो, दूसरा डिसीजन भी लिया जा सकता था। पहले आप प्रैक्टिकली वे में सोचते तो एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं होता है तो हम उसे, यानी प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं होता, तब तक कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने के चांस रहते हैं। ठीक है, आगे देखा, ये तो हो गया था। इन ए लार्ज सेंस ऑफ कोर्स द जुडिशियली रैप ऑन पॉलिसी क्वेश्चंस मैटर लिटिल, ठीक है, 2 सेंटेंस हैं अभी यहाँ से देखिए, पहले ये फिनिश कर लेते हैं। इन अ लार्ज सेंस, बड़े पैमाने पर सेंस वाइज देखें, ऑफकोर्स सच में जुडिशियली रैप ऑन द पॉलिसी क्वेश्चंस मैटर लिटिल, कहीं ना कहीं रैप का मतलब होता है हल्का सा थपथपाना, झड़कना कहना, ठीक है, क्या कहना कि पॉलिसी की जो क्वेश्चन है थोड़े से कहने की चिंताजनक है, इस तरह से डिसीजन नहीं लेना था, वो ये कहना चाह रहे हैं। रैप ऑन का मतलब थोड़ा सा झड़कना, ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, लास्ट वाला, कहाँ से, बट लेकिन इट माइट अ गवर्नमेंट कॉज फॉर द पॉज बिफोर इम्प्लीमेंटेशन डिसीजन विद फॉर रीचिंग कंसिक्वेंसेस फॉर पीपल। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इट माइट गिव, ये दे सकते थे गवर्नमेंट कॉज फॉर पॉज, थोड़ा सा टाइम रोक सकते थे, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग, ये जो डिसीजन था डिमोनेटाइजेशन को उसको लागू करने से, ठीक है, विद फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस फॉर द पीपल, जिससे कि जिसके जो रिजल्ट आए हैं व्यापक रूप में हार्डशिप हो गई, लोगों में अफरा तफरी मच गई, तो ये शायद ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा रुक कर की इम्प्लीमेंट करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। आज का तो नहीं था, ये 4 तारीख का था, और आज मैंने इसको डिस्क्राइब किया है संडे वाले दिन। ठीक है, तो आई होप सो आपने ये एंजॉय किया होगा। अब चलते हैं सीधा सीधा हम पैरा जंबल पे। देखो यहाँ पे देखें, पहला सेंटेंस तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, और 6 नंबर, तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, द हाईवे बाईपास, हाईवे के जो बाईपास हैं वुड हैव डिजास्ट्रस इफेक्ट, उसके बहुत खतरनाक इफेक्ट हैं ऑन द एरियाज होम ओनर, जो उस एरिया में, जैसे बाईपास बना, ये सिटी है और यहाँ पे बाईपास जो बन रहा है और यहाँ पे लोगों के मकान बने हुए हैं, तो इसके लिए जो बाईपास बन रहा है काफ़ी खतरनाक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इसके में कहीं ना कहीं एकदम चलना, वाहन व्हीकल चलते रहते हैं और बच्चे खेलते हैं, तो वो इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अब आगे फाइनली द न्यू रोड वुड कॉज द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज टू डिप्रिशिएट, ठीक है, उसकी मूल्यांकन थोड़ा सा कम हो जाता है। रोड के किनारे अगर हाईवे पे है तो कहीं ना कहीं लोग उसे कम पसंद करते हैं। एक तो रेसिडेंशियल एरिया होना चाहिए तो बेटर है। अब एक शब्द में आ रहा है यहाँ पे फाइनली, ठीक है, मैं बता दूँ आपको, जब भी फाइनल हो, फाइनली हो, देयरफॉर हो, ठीक है, इस और सो, ये इस वर्ड क्या बता रहे हैं, सोचिए, फाइनल फॉर्म में है, फाइनली है, अंतिम में है, यह इसीलिए जब पूरी कहानी बता दोगे तभी तो बोलोगे इसलिए ऐसा हुआ है, ये सो, तो ये जब भी वर्ड आ जाए तो ये समझ लेना, ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में इंक्लूड है तो वो वाला सेंटेंस एकदम लास्ट में आएगा। ट्रिक क्या है, ये सेंटेंस किस में आएगा, लास्ट में आएगा। अब बताइए कि पी वाला जो है वो लास्ट में आना चाहिए, मैं कुछ देख ही नहीं रहा हूँ, पी यहाँ है, पी यहाँ है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, पी यहाँ है, और है तो सही, ये फर्स्ट पी है मैं ही कन्फ्यूज हो गया, ये पी है, तो फर्स्ट ये हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, आंसर हो गया, और बाकी सब तो नहीं है। तो बस यही आपको पहचानना है। अगर आप, ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा, ठीक है, साफ साफ लिख के कर देता हूँ ताकि आप
पहचान पाएँ। ठीक है, मैं PDF में सेम ऐसे ही देने वाला हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ट्रिक समझ में आ गई। मैं फिर से इसे भी हाईलाइट कर देता हूँ। ये सारे जो वर्ड हैं जितने भी मैंने अभी हाईलाइट किए, ओ नो, ठीक है, थोड़े से रब हो गए, कोई बात नहीं, मैं नीचे लिख के देता हूँ तो ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, ठीक है, तो मैंने लिख दिए हैं, इस तरह के सेंटेंस लास्ट में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस लास्ट में आएंगे। ठीक है, डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे।